बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान पर अटैक कर देता है। और जो आयतुल्ला खमेनी थे उनको बोरे में रखकर एक कार में डिक्की में डाल के फ्रांस भेज दिया। ज्यूश लॉबी है वो अमेरिका को कंट्रोल करती है और अब हम थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पर दरवाजे पे खड़े हुए हैं। कि अमेरिका और इजराइल जंग नहीं लड़ रहा है बल्कि नेतन्याहू और ट्रंप लड़ रहे हैं। ये हो सकता है कि अमेरिका ब्रेक हो जाए। अमेरिका का क्या मकसद है इस अटैक से? जो लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती थी, मैंने उन्हीं लड़कियों को बुर्के में हिजाब में देखा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्या किया, मिडिल ईस्ट पे जो है ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया। सब जगह अमेरिकन बेसिस थे। ज्यूज किस मेंटालिटी के साथ दुनिया में रहना चाहते हैं? इस्लाम एक तरह से इनकलाब के तौर पर आया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी कुछ झड़पें स्टार्ट हुई। इंडिया और पाकिस्तान का भी एक वार जैसी शक्ल बनी थी। शियाइज्म जो है ना वो फोकस्ड है सेक्रीफाइस की तरफ। ईरान ने सोच लिया कि अब ये डू और डाई की जंग है। आपने गाजा में बच्चों को मारा, आप यहाँ भी बच्चों को मारेंगे। क्या ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी में कुछ कमी आई है? इसमें कोई शक नहीं। इसलिए सऊदी अरब और यूएई इसराइल करीब आए। जो ज़ियनिस्ट मूवमेंट है उसका ये कहना है कि सारा जो अरब लैंड है, जो 5, 7, 8 कंट्रीज अरब हैं, सऊदी अरब भी शामिल है उसके अंदर, ये सब इस सब को हम कब्जा करें। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो अफगानिस्तान में हुआ था फिर ये लोग एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लें और फिर तो और डेंजरस हो सकते हैं? ईरानी सोसाइटी है, उसके पास एक विजन है। लड़ाई में रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हैं। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स जो रखते हैं ये उस वक्त साथ में आएंगे ईरान के? बम किसी को नहीं पहचानता। अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा? And I appeal to the Indian public to make a protest in all corner of this country to make appeal for ceasefire. अस्सलाम वालेकुम। ज़की टॉक्स पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, इस वक्त ग्लोबल न्यूज़ चैनल से लेकर लोकल एंड सोशल मीडिया पर हर जगह इंटरनेशनल हेडलाइंस में ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ टेंशन और वार की जो सिचुएशन है, ऑलमोस्ट हर घंटे नई खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों में कन्फ्यूजन, क्वेश्चंस और खौफ और डर की सिचुएशन पाई जा रही है। आज हम इस पॉडकास्ट में चाहते हैं कि एक कोई इमोशनल नैरेटिव आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा सिचुएशन को संजीदा फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट एंड केयरफुल एनालिसिस की रोशनी में समझ सकें, ताकि हमारे व्यूवर्स इस पूरे मामले को ज़्यादा वाज़ेह और बैलेंस तरीके से समझें। आज के हमारे गेस्ट हैं रिटायर जज बीडी नकवी साहब, यानी बदरुद्दुजा नकवी साहब। नकवी साहब इलाहाबाद कोर्ट के लखनऊ बेंच में स्पेशल जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा आप नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस कमीशन के साथ भी नेशनल पैटर्न के तौर पर वाबस्ता है। आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री और जियो पॉलिटिक्स में गहरी दिलचस्पी है और आप इन मौज़ूआत यानी इन टॉपिक्स पर हमेशा बहुत ही ओपनली, तज़ियाती और संजीदा अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने बिजी शेड्यूल में आप तशरीफ़ लाए। हम चाहते हैं कि ऑडियंस को बहुत सिंपल अंदाज में पता चले कि जो मौजूदा सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए हम चाहते हैं कि आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहला मैं सवाल यही करूँगा कि हम देखते हैं कि ईरान में अभी कुछ दिन पहले ऐसे हालात हुए कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग सड़कों पे आ गए, ठीक है। फिर ईरानी गवर्नमेंट ने किसी न किसी तरह उस प्रोटेस्ट को तो कंट्रोल कर लिया। उसके बाद में इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पर ख़बरें चलने लगी, अमेरिका एंड ईरान की वार से रिलेटेड। काफ़ी दिन तक ये चला और बहुत टेंस सिचुएशन रही। उसके बाद में हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान आपस में समझौते की बात कर रहा है ओमान में, और इस बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान पर अटैक कर देता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये हिस्ट्री का एक ऐसा मामला हुआ है जो शायद कम हुआ कि एक तरफ बातचीत चल रही है और वही मुल्क फिर अटैक कर देता है। एज अ जज आप हिस्ट्री जानते हैं, आप जियोपॉलिटिक्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं, जियोग्राफी की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। आपको ये सब मामला कैसा लगता है, क्यों ऐसा हुआ सर? देखिए, ऐसा है ज़की साहब, 2-3 बातें मैं इस प्रॉब्लम पर रोशनी डालने से पहले कहूँगा। एक तो लोगों को ये समझना चाहिए, जो हमारी ऑडियंस है, कि हिस्ट्री या तो रोने के लिए होती है या सबक लेने के लिए होती है। इस हिस्ट्री में हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, और अब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर
दरवाजे पे खड़े हुए हैं। ये हम्म, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उससे दुनिया को बड़ा फ़ायदा हुआ, ह्यूमैनिटी को बड़ा फ़ायदा हुआ। नुकसान भी हुआ, लेकिन कॉस्ट उसकी जो है वो ज़्यादा है फ़ायदे की। सारे मुल्क दुनिया के आज़ाद हो गए, ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म हो गई, और उससे एक मूवमेंट चला, सोशलिस्ट मूवमेंट चला दुनिया में। रशिया के अंदर एक मूवमेंट चला, लेफ्टिस्ट मूवमेंट, और दुनिया में सब जगह चला। तो उससे ये हुआ कि मुल्क आज़ाद हुए और लोगों को, पब्लिक को ग्रो करने का मौका मिला। अच्छा। मैं वार का एक फ़ायदा ये देखता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो चीज़ हुई वो ये हुआ कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया कि भाई इंसानों के भी हुकूक होते हैं। उससे पहले ह्यूमन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इलीगल ऑफ नेशंस बनी, लेकिन उसको अभी कोई अमल नहीं हो पाया, और फिर यूएनओ बना, उसमें ह्यूमन राइट्स बहुत से 30 की ह्यूमन चार्टर कहलाता है, वो बना, जिसमें जी। 30 राइट्स इंसान की रिकग्नाइज किए गए। एक तो बड़ा फ़ायदा ये हुआ, और उसके बाद एक इक्वलिटी का मैसेज दुनिया को गया। इंडिया में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, लोग आज़ाद हुए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और फिर सेल्फ गवर्नेंस का थॉट आया। उससे पहले तो गुलाम थे, दुनिया में और जगह गुलाम थे। अल्जीरिया सबसे आखिर में आज़ाद हुआ 1965 में, आप समझिए, हम तो 47 में आज़ाद हुए। वो अल्जीरिया में बेनबेला लीडर था उसका, 15 लाख लोग उस पर मारे गए थे उस लड़ाई में, तब अल्जीरिया आज़ाद हुआ, जो फ्रेंच 65 में आज़ाद हुआ। हाँ, फ्रेंच कॉलोनी थी उसकी। अच्छा। तो ये मैं अपनी जो इंसाइट है मेरी बचपन से लेकर अब तक। वियतनाम वार हुई दुनिया में, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई, और उसमें क्या कहा वहाँ के जनरल गायब ने, वो हमेशा याद रखना चाहिए लोगों को जी। उसने कहा कि अमेरिका से जब हम हारेंगे नहीं तो अमेरिका जीतेगा कैसे। एक सेंटेंस आप हमेशा याद रखिए। मैं सिर्फ इन सब बताने का मकसद मेरा ये है कि लोगों की इंसाइट हो कि जो वॉर होगी, या कोई भी जीते कोई भी हारे, इसके अंदर नुकसान सबका होगा। जो भी वायरिंग पार्टीज हो, अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी का नुकसान नहीं होगा, सब किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो नुकसान तो सबका होगा, सफरिंग सबकी होगी। अभी एक मैं चाइनीज़ उसको जर्नलिस्ट को सुन रहा था, उसने कहा न्यूक्लियर वार में कोई सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं करेगी, खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर वार हो गई। तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ करने से पहले हम सबका फ़र्ज़ है कि हम इस बात की आवाज़ उठाएंगे जंग को रोका जाए। अब हम आते हैं हिस्ट्री पर कि जंग क्यों हो रही है। हिस्ट्री ये है कि 1953 में प्राइम मिनिस्टर मुसद्दफ थे ईरान के, और वहाँ पर CIA ने और सब फोर्सेस ने, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसको ओवरथ्रो करके, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ओवरथ्रो करके सारी हुकूमत का जो है वो पूरी पावर्स दे दी रज़ा शाह पहलवी को, जो वहाँ का ऑलरेडी बादशाह था। और ये चीज़ चली आप समझिए 1979 तक, जब रेवोल्यूशन आया। हाँ, उससे पहले तो अमेरिका का एक प्रॉक्सी वहाँ पर था, शाह ईरान, हम बचपन से पढ़ते थे उनको। और शाह ईरान की 2 शादियाँ हुई, सुरैया पहली बीवी, दूसरी बीवी फराह थी, उससे उसका बच्चा पैदा हुआ, जो बेटा आजकल घूम रहा है कि मैं ईरान का बादशाह बन गया हूँ। जी, जो आप देख रहे हैं कि ना, वो किसी तरह से वाइफ के साथ में दिखे हाँ आजकल। जी, आजकल देख रहे हैं, तो वो इडियट बनना चाहता है। मैं इडियट ही कहूँगा उसको, बेवकूफ़। अरे भाई, जिस मुल्क के अवाम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम उसके बादशाह बन के क्या करोगे। खैर, तो जो रेवोल्यूशन हुआ, जिसको मैं 20th सेंचुरी का रेवोल्यूशन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ ईरान का, क्योंकि यहाँ सब कुछ बदल दिया उस रेवोल्यूशन ने। जो हमारे साथ लड़कियाँ पढ़ती थी अलीगढ़ में, अच्छा, उस टाइम आप अलीगढ़ में पढ़ रहे थे? स्टूडेंट था, ओके। तो जो लड़कियाँ मिनी स्कर्ट पहनती थी, मैंने उन्हीं लड़कियों को बुर्के में, हिजाब में देखा। आप समझ लीजिए कि रेवोल्यूशन को हम ऐसे नहीं कह सकते कि तख्ता पलट हो गया। ओके। ईरान की सोसाइटी ने अपने आप को बदल दिया। मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर हाँ, करना चाहता हूँ कि मतलब ये रेवोल्यूशन से पहले आपके साथ अलीगढ़ में जो लड़कियां जी, स्कर्ट में आती थी, रेवोल्यूशन के बाद में वो एकदम चेंज हो गई, बुर्का पहनने लगी, हिजाब करने लगी। और उन्हीं लड़कियों को हमने एक आवाज़ उठाते देखा, मुंह में जो जुलूस निकलते थे कि वही लड़कियां जो है वो आवाज़ उठा रही है ईरानी रेवोल्यूशन के लिए। क्योंकि वहाँ शाह ने बड़ा रिप्रेशन किया, बड़ा जुल्म किया, और जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे उनको बोरे में रखकर एक कार में डिक्की में डाल के फ्रांस भेज दिया था। मालूम है आपको? हाँ। जो आदमी ने, जो रेवोल्यूशन का लीडर रहा, आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब जो थे, वो लौट के आए, फिर वो मरा। अच्छा, उनको फ्रांस या अच्छा मैं इजिप्ट समझ रहा था कि नहीं, फ्रांस के फ्रांस पे जाता। और रज़ा शाह पहलवी जो थे वो अमेरिका में गए, और बात को अमेरिका
ईरान से ताल्लुकात अच्छे करना चाहता था तो उन्होंने पनामा भेज दिया, मुझे याद है। पनामा में डेथ हुई है उनकी। अमेरिका ने कहा कि भाई ईरान से कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो अमेरिकन फोर्सेस की ये लॉबीज की कोशिश रही कि ईरान को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो वो कहते हैं, अब ट्रम्प बार बार कहते हैं कि 47 ईयर्स तक हम बैठे देखते रहे चीज़ों को, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये जंग हो रही है। जंग इसलिए हो रही है कि नेतन्याहू वार मॉन्गर है। वो उन्होंने भी कहा कि हम 40 साल से कोशिश कर रहे थे कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आए और हमारी वॉर में शामिल हो जाए। तो जो ज्यूश लॉबी है वो अमेरिका को कंट्रोल करती है। आप ये समझिए, ये फैसला वॉर का अमेरिकन कांग्रेस ने नहीं किया है, ये फैसला ट्रंप और नेतन्याहू ने किया है कि जंग की जानी चाहिए ईरान से। जो आप कह रहे थे ना कि साहब मस्कत में बातचीत भी चल रही थी, उसके बाद एकदम अटैक हो गया। और इमाम आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब को ख़त्म कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो मैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही सर। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल जंग नहीं लड़ रहा है बल्कि नेतन्याहू और ट्रंप लड़ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस को यह है कि अमेरिका ये फैसला करे कि वार में जाना है, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खाली ट्रंप नहीं दे सकती। और अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए। एक और दो गवर्नर है स्टेट के अलग अलग, जो अमेरिका क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स जो हम कहते हैं ना, बहुत सी स्टेट्स हैं मिलकर एक गवर्नेंस का सिस्टम निकाला है कि भाई हम सब लोग साथ रहेंगे। जैसे किसी ज़माने यूएसएसआर था जो ब्रेक हो गया, तो यूएसए भी इस तरह से ब्रेक हो सकता है। आप ये समझिए, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि ये इस सेंचुरी में ये हो सकता है कि अमेरिका ब्रेक हो जाए, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहाँ तक लोग साथ चलेंगे। जब एक गवर्नर अपोज कर रहा है, जब वहाँ के फौजी अपोज कर रहे हैं कि हमें जंग नहीं लड़ना है, आप इसको क्या कहेंगे भाई? इस बात के तो पूरे वीडियोज आ गए हैं कि फौजी का एक नेवल ऑफिसर कह रहा है खड़े होके एक मीटिंग में कि भाई ये जंग क्यों कर रहे हैं आप इसराइल के लिए। देखिए, ईरान जंग कर रहा है अपने डिफेंड करने के लिए। एक उनका मोटो है, एक मिशन है कि हमें अपने मुल्क को, अपनी सिविलाइजेशन को बचाना है। अमेरिका कौन सी सिविलाइजेशन बचा रहा है? ईरान। आज की दुनिया में ईरान क्या कर सकता है अमेरिका का? कुछ नहीं कर सकता ना। इतनी दूर बैठ के भाई एटम बम पागल ही होगा जो मारेगा, है ना? मिसाइल अमेरिका पे भेजेगा, ऐसा तो आज भी इतनी जंग में अभी तक कोई अमेरिका पे मिसाइल नहीं भेजा है ईरान ने। इसका मतलब ये वो चाहते हैं कि एक सेटलमेंट हो जाए। ऐसा नहीं है कि ईरान नहीं चाहता वॉर सेटलमेंट, बिल्कुल चाहता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वार उस पर थोपी गई है भाई, वो अपने डिफेंस कर रहे हैं। ये बात सही है कि जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर हो रहा है। जैसे आज की दुनिया में जैसे वार बढ़ेगी तो नाटो कंट्रीज जो है उसमें मेजॉरिटी को अमेरिका के साथ जाना पड़ेगा, और जो बकिया कंट्रीज है चाइना, रशिया, इनको ईरान के साथ आना पड़ेगा। और इसी तरह से दुनिया में कंट्रीज बढ़ जाएंगे अपने अपनी एलिजियंस के साथ, अपने अपने थॉट के साथ, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, अपने अपने इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये जंग बढ़ेगी, अगर 10-12 दिन से और ज़्यादा चल गई है ये जंग, तो मुझे खदशा है कि जंग बहुत एस्केलेट हो जाएगी। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जंग रुकेगी, क्योंकि जो पीस में बिलीव करते हैं जो लोग, और वार मॉन्गर नहीं हैं, वो ही समझते हैं कि बहुत नुकसान होगा ह्यूमैनिटी का, जंग रुकनी चाहिए। सर, मेरा बहुत बचकाना क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो अटैक हुआ ईरान पर, अमेरिका का क्या मकसद है इस अटैक से? क्या अमेरिका का मकसद ये है कि ख़ामनेई साहब को हटा दिया जाए, या कुछ और मकसद है? देखिए, पहला मकसद तो उनका ये है कि ख़ामनेई साहब को हटाकर जो गवर्नेंस में हो वो अपना आदमी बिठा ले, जो रूल करे। वो प्रॉक्सी रूल चाहते हैं। अमेरिका दुनिया में, जैसे अरब वर्ल्ड में आप देखिए जितने शेख है, भाई अमेरिका खुद डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, अपने कंट्री का सिस्टम है। अरब कंट्रीज में वो डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहता? वो नहीं चाह रहे। क्यों ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती? भाई क्यों सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए? क्यों जितने अरब वर्ल्ड हैं उस पर क्यों नहीं होना? वहाँ भी होना चाहिए ना। इट विल बी बेटर गवर्नेंस। अगर हम कहें डेमोक्रेसी को, आप कुछ भी कह लें, डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि उसके अंदर इंसानों की बात, ह्यूमंस की बात सुनी जाती है। नहीं सर, आप बहुत खुल के बात बताइए, क्यों नहीं चाह रहा अमेरिका सऊदी में जो है बादशाह? क्योंकि इसलिए चाह रहा कि वो उनके सपोर्टर है, वो उनके एजेंट है, एजेंट हैं। वो उनकी बात, उनकी पॉलिसीज़ को बढ़ाते हैं।
वो सऊदी अरब से उनको पैसे का भी फ़ायदा है, सऊदीज़ बहुत इन्वेस्ट करते हुए हैं। मैं तो अमेरिका 2 बार गया हूँ, मैंने देखा कि अरबों का कितना इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में। लास वेगास में मैं देखने ही गया, कोई जुआ खेलने नहीं गया। देखा मैंने तो वहाँ जो अरब्स आते थे, मैं देखता था कि जो वहाँ के जो लोग थे उनके पीछे-पीछे लग जाते थे, ताकि वो पैसा देंगे, पैसा बाँटेंगे, जुआ खेलेंगे, ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे। हम तो सिर्फ़ एक स्पेक्टेटर थे ना, अपनी नॉलेज के लिए लास वेगास गए थे। ऐसा नहीं है कोई वहाँ जुआ खाने में हम जुआ खेलने गए थे, क्योंकि लास वेगास में तो पूरा सिटी जुआ खाना है ना। हर आदमी जुआ खेल रहा हुआ बैठा हुआ, और वही उसका एंटरटेनमेंट है। वो सिटी सिन सिटी कहलाता है, आप समझिए लास वेगास को अमेरिका में। ऐसा कहते हैं कि ये बुराई का शहर है, बुराई का आबादी है, ये शहर है जो भी है। अच्छा सर, मैं इस पे भी जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे ही देखें कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, ठीक है, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्या किया, मिडिल ईस्ट पे जो है ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दी, जारहाना अटैक करना शुरू कर दिए इसे कहते हैं। इसका रीज़न क्या है कि अमेरिका के बजाय उसने मिडिल ईस्ट को निशाना बनाया? इस पे थोड़ा सा बताइए। हालांकि बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन चूंकि आप ज्योग्राफिया को भी जानते हैं और हिस्ट्री की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो इसको हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया ईरान ने। देखिए, ये इसलिए किया ईरान ने क्योंकि मोस्टली अरब कंट्रीज़ जितनी हैं, सऊदी अरब ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, सब जगह अमेरिकन बेसिस थे। हाँ। और ये अरबों ने बेसिस इसलिए दे दिए थे, इन जो बादशाहत है सबकी, कि वो उनको प्रोटेक्शन देंगे। ये आप समझिए, कोई इनकी अपनी कोई बहुत बड़ी फौज नहीं है इन कंट्रीज़ इन के अंदर। कंट्रीज़ के, हाँ। अमेरिकन ने गारंटी दी कि हम आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं, ये हमारे आर्मी है, हमारे बेसिस है, आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसका खर्चा ये कंट्रीज़ अमेरिका को देते हैं। ऐसा नहीं है, इनकी तनख्वाह, इनकी जो सैलरी जाती है वो सऊदी एक्सचेकर और इन कंट्रीज़ के एक्सचेकर से जाती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका से उसको पैसा देते हो, ये अमेरिका को पैसा मिलता है इनका। तो ईरान ने जो फर्स्ट अटैक किया इन सारी जगहों पे इसलिए किया कि अमेरिका को इन बेसिस से इजराइल को पार करते हुए ये करिए कि ईरान पे अटैक करने के लिए ये फैसिलिटेट कर रहे थे। ये इन बेसिस से आसानी से वो बॉम्बिंग करेंगे, चले जाएंगे, ईरान तक पहुंच सकते थे। पहुंच सकते हैं, हाँ। करीब है ये जी। 2-3 हज़ार किलोमीटर, बहुत मैक्सिमम 2,000, इससे ज़्यादा नहीं है वो सब, 2,500, इससे ज़्यादा नहीं है। आप देखें तो इसलिए उन्होंने इसलिए अटैक कर दिया और राडार सिस्टम को ख़त्म कर दिया कि अमेरिका को अब दूर से आना पड़ेगा अटैक करने। मतलब अमेरिका से आए या ब्रिटिश बेस से आए, आज ब्रिटेन ने दे दिए उनको बेसिस के, अच्छा भैया हम पॉजिटिवली साथ दिए जंग में, लेकिन हमारे बेसिस को अब यूज़ कर सकते हैं। फ्रांस ने भी कह दिया। तो लेकिन ये सारे डिस्टेंस है, इसमें खर्च बहुत होगा, फ्यूल खर्च होगा उनको आने और जाने में, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। भाई एक हवाई जहाज चलता है कि 4-5 हज़ार किलोमीटर उसको जाना है या आना है, तो उसको रिफ्यूलिंग भी होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए इसलिए उन्होंने इन बेसिस पर अटैक कर दिया और आज ये ऐलान कर दिया कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, हम अमेरिकन बेसिस पर कर रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे। अगर आपकी बेस से हमारे पर अटैक नहीं होगा तो हम कोई अटैक नहीं करेंगे। ये अच्छा, मतलब ब्रदरहुड का जो है वो किया है। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, वो जो ईरानी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, ये बात उन्होंने कह दी। लेकिन उससे सर नुकसान तो हुआ, यूएई का बहुत नुकसान हो गया, अभी उनका जो एयरपोर्ट बंद हो गया। वॉर के अंदर ये सब नुकसान कोई मान ही नहीं रखता, कोई मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि इट्स ए मैटर ऑफ सेल्फ डिफेंस। ईरान का सेल्फ डिफेंस का मामला है और इनकी जो बादशाहत है, जो लोग हैं, ये सपोर्टर हैं अमेरिका के। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ न्यूट्रल नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब सब लोग न्यूट्रल हो गए और अमेरिका पर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं, अब वार को रोकिए। कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है उस पर प्रेशर डाला जाता है कि नहीं, अब बंद करिए। तो अब अमेरिका को वापसी भी बड़ी आसान नहीं है कि वो ये दिखा के वापस होगा, ये जंग ख़त्म करेगा कि हमने ये अचीव कर लिया। भाई कोई ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो, हम लड़े हो, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो। थोड़ा ईगो की बात भी आ रही है ना। ये प्रॉब्लम भी है। वार में ईगो की प्रॉब्लम तो होती है, बिल्कुल होती है। एक बड़ा मुल्क है, दुनिया का चौधरी है, सबसे पावरफुल कंट्री है, सबसे ज़्यादा रिच कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं। जो अमेरिका में जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी मुल्क में नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं है। अच्छा सर, अभी जब हम लोग कार में आ रहे थे, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात हमको बता रहे थे कि इज़राइल के मामले में, कि इज़राइल की जो मेंटालिटी है कि हमारा हक़ है दुनिया पर, और वो उनकी क्या मेंटालिटी है। इधर मुस्लिम वर्ल्ड कहता है कि मतलब इज़राइल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्पेशली मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा बताएं, ज्यूज़ किस मेंटालिटी के साथ दुनिया में रहना चाहते हैं, और ये एक्चुअल में जो ज्यूज़ की और मुस्लिम कम्युनिटी
कि जो ये फ़िक्री एक कहना चाहिए तज़ाद है, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे वो आपका पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि देखिए, इस्लाम इज़ अ ऑफशूट ऑफ जुडाइज़्म। हुँ, जो अब्राहमिक रिलीजन है, यहूदी, जो जुडाइज़्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब एक ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही ज्यूज़ भी मानते हैं, क्रिश्चियंस मानते हैं भी, उनको। मुस्लिम्स भी। अच्छा, इवन हज़रत मूसा को मुसलमान भी उतना ही मानते हैं जितना यहूदी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। बिल्कुल। लेकिन यह है कि ये लेटर डेवलपमेंट है। इसमें हुआ ये कि जो प्री इस्लामिक पीरियड है, जो इस्लाम से पहले का पीरियड है, हुँ, उसमें यहूदी सबसे सिविलाइज कम्युनिटी थी, सही, है बिल्कुल। ना। उसके बाद अरब में जो था बेडुइन, जिनको हम कहते हैं बद्दू। हुँ। तो इस्लाम एक तरह से इनकलाब के तौर पर आया, मॉडिफिकेशन के साथ आया, हुँ। इक्वलिटी के मैसेज के साथ आया। बिल्कुल। जुडाइज्म में इक्वलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, आप समझिए, बराबरी का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो अपने आप को चूजन पीपल ऑफ गॉड कहते हैं। और कि अल्लाह ने ये है कि उनको हमारी मुंतखब किताब किया है। कुरान शरीफ में भी बहुत जिक्र है यहूदियों का, ऐसा बिल्कुल, नहीं है। हाँ, जो हाँ, अगर हम हिस्टोरिकल इस्लाम, कुरान शरीफ में कुछ हिस्ट्री भी तो है ना, जी, इस्लामिक जी, हिस्ट्री जी। उसके अंदर दी हुई है, तो बहुत जिक्र है उसका। तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड अलग है। जुडाइज्म जो है ना, ज्यूज का सेंस ऑफ प्राइड अलग है। हम सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, हमने दुनिया को तरक्की दी, हमने दुनिया को साइंस दी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं अपना आप को एडमिट करूंगा कि दुनिया में जो यूरोपियन रेनेसा है, जो निशातो सानिया है यूरोप का, हुँ, उसमें 75% कंट्रीब्यूशन तो जुड़ेज यहूदियों का है। यहूदियत, हाँ, हाँ। भाई न्यूटन भी है तो जीव, कार्ल मार्क्स भी है तो जीव, और जो साइंटिस्ट है मैंने बहुत देखा, तो देख के उसके अंदर 75% तो यहूदी हैं। ये कंट्रीब्यूशन तो है साइंस में। और आज भी इसराइल, आप कुछ भी कहिए, साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड है। जो आप जेनेटिक हमारे यहाँ देखते हैं, जेनेटिक साइंस जो आया है, जो फसलों का को ग्रोथ होती है, जो बीज आते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, उन्होंने बहुत उसमें काम किया है। ऐसे पेड़ बना लिए, एरियल से हम कहते हैं, हम सिर्फ हवा से वो गज़ा ले लेते हैं। ये बात मैंने जब मैं IAS कंपटीशन दे रहा तब पढ़ा था, आज से अभी नहीं पढ़ा। ये इवन तब- बिज़नेस में वो लोग बहुत और आगे हैं। बिजनेस तो भाई जाहिर है, दुनिया में जो अमेरिका जो कंट्रोल कर रहे हैं ना बिलियनर्स, वो सारे कांग्रेस के MP को खरीद लेते हैं। हमारे अच्छा। हमारे यहाँ तो अंबानी और अडानी है सिर्फ दो, हाँ, हाँ। इसके बारे में लोग परेशान है कि साहब ये सब कैप्चर कर ले रहे। वहाँ तो अंबानी अडानी जैसे 85 हैं। अमेरिका को आप ये समझ लीजिए, हुँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री और आर्म्स इंडस्ट्री पूरे अमेरिकन पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। ये आपको बता रहा हूँ, अमेरिकन सोसाइटी जो अमेरिका नहीं गए हैं लोग, उनको समझना चाहिए। वहाँ पर अमेरिका में आप बगैर बीवी के गुजर तो कर सकते हैं, मगर बगैर कार के गुजर नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आपको कैसी लग रही है? आप बगैर कार के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप ही नहीं होने दिया, क्योंकि कार बिकना बंद हो जाएंगी। भाई हाँ, हमारे कंट्री हाँ, में तो हाँ। हमें टैक्सी भी मिल जाती है, हमें बस में मिल जाती है। सही। अब कुछ नहीं है तो अपने स्कूटी मिल गई तो बेचारा स्कूटर मोटरसाइकिल पे छोड़ने जा रहा है। ये अमेरिका में सब कुछ नहीं है। अमेरिका में तो आपको कार लेनी होगी, आप नौकरी करें, छोटी करें, बड़ी करें, यू नीड अ कार। तो आप ये समझिए कि वहाँ की पॉलिसीज़ जो हैं, वहाँ ट्रेन बहुत डेवलप नहीं हो रही। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रेन पता चला, मैंने सोचा कि मैं ट्रेन से सफ़र करूँ, तो लोगों के साथ 24 घंटे पहुँचेंगे आप, कार से आप 5 घंटे पहुँच जाएंगे, हवाई जहाज़ से आप 1 घंटे पहुँच जाएंगे। लीजिए साहब, तो मुझे हवाई जहाज़ में सफ़र करना पड़ा या कार में सफ़र करना पड़ा। मैं ट्रेन में एक बार भी नहीं बैठा, दो बार सफ़र करने के बाद, अच्छा। चाहते हुए भी आप समझ लीजिए। तो वह ट्रेन डेवलप नहीं है। नहीं, हालाँकि ये वार हमारे यहाँ भाई गरीब आदमी जी। के लिए ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अपना एग्ज़ैक्टली। सेकंड क्लास का टिकट, अब बैठा बेचारा, चला गया 100 रुपये में लखनऊ से दिल्ली। ये फ़र्क तो वहाँ के सिस्टम में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अमेरिकन सिस्टम को इस कंट्री में लाना चाहते हैं, जो कि हमें किसी भी तरह सूट नहीं करता। अच्छा, ये समझ लीजिए आप। थोड़ा-सा आप बताइए सर, हमको ये कैसा है? हाँ, आपको ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाँ, हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है। भाई एग्ज़ैक्टली। इन रिसोर्सेज में तो गरीब आदमी रोटी खाएगा, ये काम करेगा या नौकरी मिलेगी। सही। अमेरिका में रिसोर्सेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम, लैंड ज़्यादा है। वहाँ का किसान जो है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन रखता है। हमारे यहाँ 100 एकड़ वाले आपको हिंदुस्तान में गिन लीजिए तो मेरे ख्याल से 20,000 25,000 किसान होंगे, 30,000 हो सकते, 50,000 हो सकते। मतलब बहुत कम तादाद में। अगर आप 100 एकड़ ज़मीन की बात करें, हाँ, मैं हाँ, बता रहा हूँ, हाँ। यहाँ आप पूरे सर्वे करा लीजिए, 50,000 से ज़्यादा किसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लैंड लॉज है, आप लैंड भी नहीं रख सकते। सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ है ना, जी, जी, इसलिए हमारा जब
जिसको हम भूमि सुधार कहते हैं, जिसको कहते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। माल जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो गरीबों को ज़मीन दी गई, एससी भाइयों को दी गई, बेचारे आदिवासियों को दी गई। तो इस तरह से हुआ। तो ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है एक तरह से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरह के यही प्रिंसिपल देता है कि जो बंटना चाहिए, जो रिसोर्सेज को बंटना चाहिए। चलिए हम कहीं बहक गए, बात कर रहे थे हाँ हाँ, वार की बात कर रहे थे। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। तो मैं इसको थोड़ा सा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका में जो है, जो उनका कल्चर है कि वहाँ पे लोग कम है, पॉपुलेशन कम है और वो लोग मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है। हम लोग उसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास के लोग या जो उससे कम दर्जे के लोग जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी ना, अगर हम लोग वो मशीनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल, हमारी बेरोजगारी फैल जाएगी। बेरोज़गारी फैल जाएगी। ओके, ठीक है, ये बीच में बात आ गई थी, इंटरेस्टिंग थी, इस वजह से मैंने पूछ लिया। अच्छा सर, मैं अभी ये जो सूरत हाल देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड की, अभी तो अमेरिका, ईरान, इज़राइल की वॉर चल रही, उधर मिडिल ईस्ट भी इन्वॉल्व हो गया, किसी न किसी हद तक इन्वॉल्व है। बहरीन में देखिए क्या हो रहा है। इससे पहले आप इधर देख लिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के भी कुछ झड़पें स्टार्ट हुई। कुछ महीने बैक चले जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का भी एक वार जैसी शक्ल बनी थी कुछ दिनों के लिए। आप नेपाल चले जाइए, अभी नेपाल में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। तो ये सब सर सिचुएशन जो चेंज हो रही है, क्या कोई दूसरे वर्ल्ड की तरफ का एक इशारा है? इसको मैं इसके जवाब के लिए मैं ये कहूँगा, लड़ना हमारी फितरत है और अमन हमारी ज़रूरत है। हमें लड़ते रहना है। इंसान पैदा हुआ है लड़ने के लिए। कुछ लोग लड़ने को ही ज़िंदगी की अलामत मानते हैं, क्या भाई ज़िंदगी की अलामत है लड़ना। तो पीस हमें ज़रूरत है ना। बिल्कुल। सोसाइटी बनी है पीस के लिए। इंसान तो ऐसे ही रहता था जैसे जंगलों में, जैसे आजकल शेर चीते रहते हैं, आजकल तो इंसान भी ऐसे ही रहता था, भाई मार के खा लिया, सर्वाइवल हो गया। तो कुदरत ने तो इंसान को जंगलों में छोड़ा था ना। ऐसा तो नहीं कि मकान बना के दिए थे कि तुम्हें मकान बना के दिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इंसान सही। ह्यूमन एवोल्यूशन है, बढ़ते बढ़ते उसका। लेकिन एवोल्यूशन इसलिए हो गया कि इंसान की क्रेनियम कैपेसिटी बढ़ती रही, आप समझिए। और जो क्रीचर्स हैं उनके ऊपर इंसान हावी इसलिए आ गया कि उसकी क्रेनियम कैपेसिटी नहीं बढ़ी और इंसान की बढ़ गई। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो ईरान का, जो उनका जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता है ज़्यादातर। मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन ये है कि ईरान में पार्लियामेंट रन करता है ईरान को, या वहाँ का सदर, या जो सुप्रीम लीडर है यानी उनके जो पेशवा जो होते हैं वो रन करते हैं? कैसा वहाँ सिस्टम चलता है? ये अमेरिकन सिस्टम जो है, ईरानी ईरानी सिस्टम जो है, वो पार्लियामेंट तो है ही है, उसमें कुछ शक नहीं। हाँ लेकिन जो उनका, जैसे हमारे आयतुल्लाह ख़मेनी थे, वो सुप्रीम लीडर है। जी। सारी पावर्स उनके, वो प्रेसिडेंट से ऊपर है। एक स्पिरिचुअल पावर है उनकी, जो थी, जो हैसियत है शिया कम्युनिटी में इमाम की बड़ी हैसियत है। वो अल्टीमेट फैसले उसके होते हैं, कोई पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं थे आयतुल्लाह ख़मेनी या खामनाई साहब। ये रूहानी लीडर थे। हाँ। क्योंकि बेसिकली शियाज़म जो है ना, वो फोकस्ड है सेक्रीफाइस की तरफ। जो हज़रत हुसैन की है करबला जी। ये लड़ाई इस्लाम पे नहीं लड़ी गई, ये लड़ाई करबला के को प्रिंसिपल मान के लड़ी है खामनेई साहब ने। जो आप उनका स्टेटमेंट देखेंगे कि भाई अगर हज़रत हुसैन ने कुर्बानी दी थी तो हम भी सेक्रीफाइस करें। इसीलिए उससे हमें बेटर रिजल्ट हो। वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैसेज गया कि भाई, उनका मैसेज सिर्फ ये है कि लिव विद डिग्निटी। आप जिंदा रहिए तो डिग्निटी के साथ रहिए, ह्यूमन डिग्निटी है। वो मैसेज है ब्रॉड, जो उन्होंने जानते बूझते बंकर में नहीं गए। वो ये कहा कि मेरे सारे जो ईरानी हैं वो उनके लिए बंकर नहीं है 9 मिलियन के लिए, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मामूली मैसेज है ये। ईरान जो इतने जारिहाना अंदाज में रद्द अमल यानी रिटेलिएट कर रहा है, क्या ऐसा लगता है कि ईरान ने सोच लिया है कि अब ये डू और डाई की जंग है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ईरान ने ये रिस्क लिया है कि उसे दुनिया से मिटा दिया जाए। आप समझ लीजिए, ये रिस्क है। हम तो मिट जाएंगे, हम मिट सकते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं।
उन्होंने भाई अमेरिका 2-4 एटम बम मारेगा, ईरान खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगी सब चीज़, सब दुनिया खत्म हो जाएगा। ये तो रिस्क है ही ना। तो मतलब ईरान डू और डाई की पोजीशन में आ चुका भाई है। भाई मरता क्या लग करता भाई, ये मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा इस चीज़ को, मुझे कोई हक नहीं है, मैं एक इंडियन हूँ, मैं चाहता हूँ कि वार नहीं होनी चाहिए, मैं तो उस राय का हूँ कि मुझे तो बुरा लग रहा है बच्चे मरे। अमेरिका जो इजराइल ने सबसे गलत काम किया वो स्कूल पे बॉम्ब, हाँ 160 जिससे समथिंग। दुनिया में उनकी बहुत रेपुटेशन खराब हुई है। आपने गाजा में बच्चों को मारा, आप यहाँ भी बच्चों को मारेंगे। जेनोसाइड जो है ना, ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी सोसाइटी इन द वर्ल्ड, एनी सिविलाइज्ड वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। जो भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज है, हम इंसान कैसे हैं? हम जानवर हैं क्या जो So- इस तरह से कर रहे हैं? अरे भाई आप इंस्टॉलेशन, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन्हें बॉम्ब करिए, जो आर्मी वाले हैं उन्हें बॉम्ब करिए। ये थोड़ी है कि आप बच्चों को बॉम्ब कर दें और बच्चों को ख़त्म कर दें, छोटे छोटे। दी एपिस्टीन फाइल दुनिया में इन जो फोर्सेस है, जो लड़ाई है, उनको बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया है। मोरल अथॉरिटी नहीं रही है अमेरिका की, मिस्टर ट्रम्प की। जो मिस्टर ट्रम्प के वीडियोस आ रहे हैं और सब दुनिया देख रही है, मैं समझता हूँ एपिस्टीन ने ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। अगर ये बहुत बड़ा काम किया एक साथ, बहुत बुरा काम है, हाईली कंडेमेबल है, लेकिन उसने रिकॉर्ड कर दिया, ये बड़ी खिदमत है उसकी। आपको इस एंगल को लोग नहीं मानेंगे, उससे कम से कम दुनिया ने देख तो लिया कि ये इस लेवल की बुराई होती है। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं होती तो कौन मानता कि साहब ऐसा भी होता होगा? बताइए मुझे आप, कौन मान लेता? कौन सा मीडिया वाला लिख देता एपिस्टीन फाइल में ये सब नहीं आया? तो बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बच्चों से गलत हरकतें कराई जा रही है। मैं तो हिल जाता हूँ, मैं तो फॉरवर्ड नहीं कर पाता किसी को मैसेज, इतना बुरा। मतलब फ्यूचर के लिए उसने एक अच्छा मैसेज दिया रिकॉर्ड करके। हर एक चीज़ में पहलू छुपा होता है, अच्छा ही बुराई का। ऐसा नहीं कि अच्छा ही बुराई जो है, कोई ना कोई पहलू निकलता है कि नहीं साहब ये पहलू अच्छा था। सर आपको क्या लगता है ये 8-9 दिन की जो भी वार है, इससे क्या ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी में कुछ कमी आई है? नहीं, ये तो अमेरिका में सर्वे हो गया, पॉपुलरिटी 59% लोग खिलाफ हैं उनके, 30-32% लोग रह गए हैं इस तरह की कि जो एक तरह के अंधभक्त हैं, वो कहते हैं नहीं साहब जो कुछ हो रहा है वो सही है। असल में ऐसा है कि अब बड़ा वक्त चाहिए आपको एनालाइज करने के लिए कि जो रिलीजियस जो मामला है उसमें फेथ होता है, उसमें रीज़न नहीं होता। मतलब ये कि दुनिया में बहुत से मज़ाहिब ने अगर अच्छा ही इंसानियत को सर्विस की है, तो ये भी गलत मैसेज दिया है कि नहीं साहब हम ही सही हैं। अरे भाई जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसमें बहुत ही चीज़ कॉमन है। सही। तो आप 100% सही कैसे है? मैं वैसे मुसलमान, मैं तो बहुत से, आप पढ़ लीजिए तोरा को, तो बहुत सी बातें उसके अंदर आएंगी। अरे ये तो हमारे कुरान शरीफ में कॉमन चीज़ है। हम हज़रत मूसा के बारे में जिक्र होता है, हज़रत ईसा को हम जो है वो, लेकिन इत्तफाक ये है कि हज़रत ईसा को कत्ल करने वाले यहूदी और आज यहूदी ईसा एक साथ खड़े हैं, सिर्फ मज़हब के नाम पर कि नहीं साहब हमें मुसलमानों को दबाना है। क्या इसी वजह से वो इब्राहिमी अमन मुआहदा जो है उसकी बात चल रही है? बिल्कुल, वो इसीलिए सऊदी अरब, यूएई और इजराइल करीब आए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ज़ियोनिज़्म से है, यहूदी से प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा ज़ियोनिज़्म के, सह्यूनियत के बारह में सर आप बताइए, आपको बहुत अच्छा मुताला है। कंसेप्ट जो है वो तकरीबन लास्ट सेंचुरी के शुरू में आया, आपको 1898 में पहली बार ये हुआ। जो यहूदी जो दुनिया में थे, उन्होंने कहा भाई हमारे भी एक मुल्क होना चाहिए। ये क्या कि हम कहीं जर्मनी में कुछ, अमेरिका में कुछ, तो जो एक मुल्क हुआ, तो चलिए एक मुल्क आ गया एग्जिस्टेंस में। बाल्फोर एक सेक्रेटरी था ब्रिटिश सरकार में, तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई होना चाहिए। तो ये हुआ, कहाँ होना चाहिए यहूदियों को? तो पहले हुआ कि लैटिन अमेरिका में कंट्री है वहाँ हो जाए, अफ्रीका में कहीं हो जाए, लेकिन बाद में ये हुआ कि ये हमारी होमलैंड, पुराना लैंड है हमारा, फ़िलिस्तीन, यरूशलेम और ये सब एरिया, सभी जो प्रॉफिट्स हैं अम्बिया का सब उसी से, तो कभी ये यहाँ बना देते हैं। अब जाहिर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पावर्स थी, जो फोर्सेस थी, जो जीतने वाली ताकतें थी, इन्होंने कहा कि नहीं भाई ये फ़िलिस्तीन में ये एरिया हम दे देते। अब ये बन गया। जो ज़ियोनिस्ट मूवमेंट है उसका ये कहना है कि सारा जो अरब लैंड है, जो 5-7-8 कंट्रीज अरब हैं, सऊदी अरब भी शामिल है उसके अंदर, ये सब इस सब को हम कब्जा करेंगे। उनका बेसिक थॉट ये है ज़ियोनिस्ट का। हाँ, मतलब ये उसके मालिक हैं। हाँ, तो ये है कि ज़ियोनिस्ट मूवमेंट ये है, जैसे हम कहते हैं ना इंडिया में हम अखंड भारत बनाएंगे, तो अफगानिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश। लेकिन ये थॉट तो चला, लेकिन जब पार्टीशन हो रहा था,
अगर हम इस बात को रोक लेते कि नहीं पार्टीशन ना हो और हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहेंगे तो अखंड भारत तो हो ही जाता। सही। लेकिन हमने खुद ही उसको ख़त्म किया, फिर हम कहते हैं नहीं साहब हम अखंड भारत बनाएंगे। तो मैं ये थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। समझ गया जी। काश हम सब लोग भी मिलकर रहें और एक सब कॉन्टिनेंट अच्छी तरह से रहे और कोई जंग ना हो, हम तो चाहते। सर अभी आपने कहा भी था रज़ा पहलवी के जो बेटे हैं जी जी फ्रांस के अभी किसी इवेंट में देखे गए अपनी बीवी के साथ में, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ आलमी ताकतें हैं जो उनको पीछे से पुश कर रही हैं और उनको सब्ज बाग दिखा रही हैं कि ये फिर ईरान में आ सकते हैं? या देखिए वो अमेरिकन फोर्सेस ही है या जो यूरोपियन लोग हैं, जो जूश लॉबी है, वो उनको प्लांट करना चाहती है। ये बात तो आई गई अखबार में, कोई ऐसा नहीं है, न्यूज़ में है। उनको ये उम्मीद है कि हम उनको प्लांट कर देंगे और उनकी एक शूरा बना देंगे, एक कमेटी बना देंगे जो उसको गवर्न करेंगे। वो जो जो उनकी अपना ये जो अमेरिकन बॉडी है सब ख़त्म कर देंगे और पावर यहाँ में वो कंसंट्रेट हो जाएंगी। आप थिंक 47 ईयर्स के बारे में आप सुनते हैं ना, 47 ईयर्स तक 47 इस्लामिक रूल वो चल रहा है। 79 ये बात सही है कि इस 47 ईयर्स में जो आवाज़ें हैं जो दबाई गई उसमें लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि मोसाद की लोगों ने कितना लोगों को, ईरानी लीडर्स को मारा। देखिए ये जो आप कहते हैं ना अमेरिका ये उम्मीद करता है कि वो लोग बहुत अपोजिशन में हैं और बहुत लोग कर रहे हैं, वो नाराज़ ज़रूर हैं। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ। मैं अलीगढ़ में पढ़ता था तो कुछ कश्मीरी मेरे ग्रुप पार्टनर थे, कुछ लोग मुझे पास आते थे, हम लोग एक दिन चाय पी रहे थे तो एक पीरियड था वो शेख अब्दुल्ला और मिसेस गांधी का पैक्ट हो गया था कि भाई शेख अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बना दिए गए थे। कुछ कश्मीरी नाराज़ थे कि आपने पैक्ट क्यों करा मिसेस गांधी से, तो वो शेख को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। हमने भी कुछ बात कह दी, शेख को क्रिटिसाइज़ कर दिया। वो फ़ौरन जो है हम पे फालिन हो गए, उनसे कहा अरे भाई बद्र मेरा फर्स्ट नेम है, बद्र साहब आप ये बात क्या कर रहे हैं, शेख अब्दुल्ला बुरा करे। मैंने कहा भाई मैं वही तो कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। तो बोले शेख को बुरा कहने का हमारा राइट है, आपका राइट नहीं। अच्छा, ये मुझसे कहा, मैं आज से याद करता हूँ। कोई सुप्रीम लीडर को मार देने से आप ये समझिए कि खमीनी साहब को क्रिटिसाइज करने का राइट उन ईरानियों का था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सही। वो दूसरों को हक नहीं देंगे कि आप उसको उनके इमाम को क्रिटिसाइज करें। ये फर्क समझिए, वो हक किसी आउटसाइडर को नहीं है, वो हक मुझे नहीं है, मुझे आपको नहीं है। वो उनका अपना राइट है अपने इमाम को बुरा कहने का या अपने आप को क्रिटिसाइज करने का, तो उनको तनकीद करने का। तो जब अटैक कर दिया आपने तो सबने कहा भाई हम ये नहीं चाहते हैं कि आप इमाम का कत्ल कर दें। इसलिए वो सारी वॉइसेस जो थी वो सब खत्म हो गई। बहुत चंद लोग रह गए, जो एजेंट है वही रह गए। अब हम साथ आ गए इनके लिए। वैसे भी हमको लगता है कि वो तेहरान एक शहर है जिसमें जो है गवर्नमेंट के खिलाफ लोग थे, और उसमें से भी जो लोग मतलब जो शाह के फॉलोअर्स थे वो तो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में जा कर के उनकी पहचान भी ख़त्म हो गई। अब तो उनको ईरानी लोग ईरानी अमेरिका में रहते हैं और सी यूरोप में रहते हैं, उनके अपने लिंक है। तो उस तरह से एक चेन बच जाती है बगावत की, लोगों की प्रोटेस्ट। भाई प्रोटेस्ट कराया गया तो किसी कहने से प्रोटेस्ट हुआ ना, कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम ईरान सिस्टम हम कहते हैं सब सही चल रहा था, लेकिन सेंक्शंस आप 47 ईयर्स सेंक्शन लगी हुई है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपको वाकई हमदर्दी है ईरानी सोसाइटी से, वहाँ के लोगों से, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप सेंक्शन हटाइए। आप सेंक्शन हटा देनी चाहिए थी आपको सेंक्शंस। तो आपकी नीयत में फतूर है। आप लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। इट्स ए मैटर ऑफ ट्रस्ट। कैसे लोग आप प्रोटेस्ट करें? अगर ट्रम्प साहब हट जाए, वार विड्रॉ कर लें, तो शायद मेरे ख्याल से ट्रस्ट पैदा हो जाएगा और वो वॉइसेस फिर उठ के आएंगी और बात होगी। बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए राइट्स, स्टेट राइट्स में और प्राइवेट राइट। यही तो है ना कि स्टेट राइट और प्राइवेट राइट में बैलेंस होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल वॉइसेस है उनको फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा सर, सपोज मान लिया जाए कि ईरान में जो मौजूदा क़यादत है वो चेंज हो जाए, रिजीम चेंज हो गई, ठीक है। अब इनके पास भी 47 ईयर्स कोई कम साल नहीं होते हैं, इनके भी सफारती ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक से। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो अफ़गानिस्तान में हुआ था फिर ये लोग एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लें, और फिर तो और डेंजरस हो सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वजह है कि अमेरिकन जो ईरानी सोसाइटी है
उसके पास एक विजन है ओके। जिसको हम इस्लामिक विजन के हैं, और उन्होंने मज़हब को साइंस को हार्मोनाइज किया है। अगर उन्होंने बात की है अच्छी सोसाइटी की, अच्छे प्रिंसिपल्स की या मज़हब की, इसके साथ साथ उन्होंने मिसाइल भी तैयार किया, उन्होंने साइंटिफिक इन्वेंशन में भी काम किया। यानी इस्लाम को फॉलो तो करते उसके हुए साथ ऐसा नहीं, Exactly. अरब में ये नहीं हुआ, ये किसी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा है जो ईरान में हो रहा है। ईरान इज एन एक्सेप्शन। वो 2500 साल 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उन्हें उस पर प्राइड है, रिलीजन अपार्ट, उस पर ईरान पे किसी ने हुकूमत नहीं की है ना। ये जो शिया जो निज़ाम आया सफ़वी से आया, 14वीं-15वीं सदी से आया, उससे पहले 7वीं सदी में आया था इस्लाम, जो अरबों ने हुकूमत की वहाँ कुछ साल। पर्शियन एम्पायर की उसके तो एक बाद तारीख फिर है। जी जी। बाद वो जोरेस्ट्रियन थे, बाद के इस्लाम कबूल कर लिया, बाद वो चेंज आ गया। जैसे भाई इंडिया में तो कन्वर्जन हुआ इस्लाम का, ऐसे वहाँ भी हुआ, दुनिया में हुआ इसी तरह से। अच्छा सर, अगर मान लिया जाए कि ईरान में क़यादत चेंज होती या नहीं होती, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत नुकसान हो गया है, ठीक है, और इधर ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक पे भी कुछ ना कुछ अटैक किया है, तो एक दुश्मनी तो मोल ले ली है। अब ख़ुद का फिर से दोबारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में क्या ईरान को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक से भी दुश्मनी ले ली, रशिया ने अपना इतना रायता फैला रखा है कि वो तो फाइनेंशियल कोई सपोर्ट करने वाला नहीं या इस पोजीशन में नहीं है, सिर्फ एक चाइना रह जाता है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत पीछे चला जाएगा ईरान अगर जीत भी गया तब? देखिए ऐसा है, मैंने कहा नहीं, तबाही जो है, जो डिस्ट्रक्शन होगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसे अवॉइड भी तो नहीं कर सकते आप। कैसे अवॉइड करेंगे? आप सरेंडर कर दे तो अवॉइड करने की कोशिश करें तब भी कुछ नहीं होगा। जो आपने रशिया की बात करी, ये लड़ाई में रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, जिस तरह से यूक्रेन के साथ, जैसे यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है या यूरोपियन कंट्रीज खड़े हैं, इसी ये यूक्रेन वार उसको आप जोड़िए, भाई यूक्रेन में अगर रशिया को नुकसान पहुंचाने की जंग लंबी, ज़ेलेंस्की इतनी जंग नहीं लड़ सकते थे जब तक कि सपोर्ट ना हो अमेरिका का। कितने दिन जंग लड़ सकते थे रशिया से? इसी तरह ईरान भी बगैर चाइना की सपोर्ट के, बगैर रशिया की सपोर्ट के जंग लंबी नहीं लड़ सकता अमेरिका से। अभी समझ लीजिए, मतलब आप कह रहे हैं कि सपोर्ट है, बैक में सपोर्ट दोनों का सपोर्ट है, क्यों नहीं सपोर्ट? बिल्कुल है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपनी सपोर्ट। चाइना ने तो ये के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। इसका मतलब ये कि अगर आप फोर्सेस भेजेंगे, जो बात आ रही है, तो हम अमेरिकन जो ईरानी उसको हम डिफेंड करेंगे टेरिटरीज को। ये बात तो आ गई ना, ये सब कंफ्यूजन नहीं है। ओके सर, मेरा ये एक और क्वेश्चन है। मैं इसमें शिया सुन्नी वाला जो बात है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आए, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे स्पेशली इस वार में मैं नहीं चाहता हूँ शिया सुन्नी हो। टू बी फ्रैंक, मेरा ये पर्सनल स्टैंड है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो अभी तो फ़ज़ाई वार हो रही, मतलब एयर वार हो रही। सपोज़ अगर ये लैंड वार में चेंज होती है, तो क्या आपको लगता है कि ईरान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, मुस्लिम मतलब सुन्नी ब्रदरहुड्स जो हैं या सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स जो रखते हैं, ये उस वक्त साथ में आएंगे ईरान के? देखिए ऐसा है, हमें हिस्ट्री बताती है, मैंने आपसे पहले कहा था हिस्ट्री सबक लेने की चीज़ है जी, और रोने के लिए भी है। अमेरिका ने लीबिया को ख़त्म किया, वो सुन्नी तो थे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया, वो भी तो सुन्नी थे और सुन्नी हुकूमत कर रहे थे इराक। अमेरिका ने सीरिया को ख़त्म किया, वहाँ शिया हुकूमत थी लेकिन मेजॉरिटी सुन्नी की थी। आप समझ रहे हैं अरब वर्ल्ड में। इसलिए अरब की जो आवाम है मेजॉरिटी, वो सब अमेरिका के ख़िलाफ़ है पास हिस्ट्री की वजह से। और बम किसी को नहीं पहचानता, शिया सुन्नी को, किसी मज़हब को, किसी रेस को नहीं पहचानता। बॉम्ब जो है ब्लास्ट होगा तो कोई भी मरेगा। तो यहाँ ये हुकूमतों के बादशाह ज़रूर साथ हो सकते हैं, हमदर्द हो सकते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में, लेकिन जो पब्लिक है, बहरीन में तो एक तरह से बगावत हो गई है जी। तो क्योंकि बहरीन में तो मेजॉरिटी शिया है, आप समझिए, वो तो सब खड़े हो गए वहाँ के, खाना जंगी जैसी शक्ल बन गई, इस तरह पोजीशन बन गई है। तो इस तरह से ये इस तरह की जो बगावत है, ये अमेरिकन को आसानी से जंग नहीं करने देगी।
देखिए आपने देखा जो अब पाकिस्तान बटा बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी वहाँ की थी, पाकिस्तान की 90,000 फौजों ने 1971 में सरेंडर किया। क्यों किया? क्योंकि बंगाली सब खिलाफ हो गया, भगाओ इनको, मारो इनको। तो जो फौज लड़ रही थी उन्होंने कहा भाई सरेंडर करना, अपनी जान बचाओ। समझे आप? तो मोरल अथॉरिटी चाहिए, मोरल फोर्स चाहिए जान देने के लिए। क्यों चाहिए? कॉज होना चाहिए। आज आप ये देखिए कि इजराइल की फोर्सेस में बगावत हो रही है। भाई जंग क्यों? हम कब तक जंग करेंगे? गाजा में इतने साल जंग, थक जाता है ना आदमी जंग करते का, तो आराम चाहिए। फाइनली क्या फ़ायदा है अगर मान लीजिए अमेरिका जीत भी गया जंग, अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा सर? देखिए नहीं, इंसान चाहता है डोमिनेट करना, उसका इंस्टिंक्ट होता है डोमिनेट करना। अच्छा, पावर का जुनून। भाई मज़हब का जो लड़ाई है वो क्या है? हमारा मज़हब सही है, हम इस टूल से डोमिनेट करना चाहते हैं, कोई भी मज़हब हो। ये कमी तो सब में है ना, ऑब्जेक्टिविटी, रीज़न, लॉजिक। जब फेथ की बात आती है सब खत्म हो जाता है। सही। लॉजिक रीज़न कुछ नहीं चलता। फेथ इज़ फेथ, हमारा ही फेथ है। भाई उनका फेथ है, शहीद होने का फेथ है, आप क्या करेंगे? मार्टरडम का फेथ है शियत में, करबला की कुर्बानी है, तो उसको आप क्या कर लेंगे? वो जान देने को तैयार बैठे हैं, मरने को। लेकिन बकिया जो लोग उन पर अटैक कर रहे हैं वो तो मरने को तैयार नहीं है ना। वो तो कहते हैं भाई इस वर्ल्ड में हमें जीना है, इस वर्ल्ड के मज़े लेना है, और एक ही बार ज़िंदगी मिली है। तो उनका ये थॉट है। वो दूसरी ज़िंदगी के बारे में बिलीव ही नहीं करते, तो आप उनको क्या कहेंगे? वो तो मरना नहीं चाहेंगे ना। आपने देखे अमेरिकन जो फोर्सेस के फोटो आ रहे हैं, वो रो के बता रहे हैं ना कि हम अपनी फैमिली को कंसोल कर रहे हैं, रो रहे हैं। आपने देखा ईरानी फौजी के किसी को रोते हुए आपने अब तक कोई वीडियो दिखाई है? आप दिस द डिफरेंस, मोरल अथॉरिटी का फ़र्क है। एज अ रिटायर जज आपके पास इतना गहरा इल्म है, आपको लोग सुनते हैं और आपकी बातों को फॉलो करते हैं, तो आप मैं चाहूँगा इंग्लिश में, बिकॉज इंडियन के अलावा पूरे वर्ल्ड को अगर मैसेज देना चाहें, रिटायर जज बीडी नकवी वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में? I would like to appeal the whole humanities in the world to pressurize all the warring forces to come to the table and to force them for a ceasefire. Ceasefire is the only option for the peaceful coexistence in this world. This is my message, this is my slogan, and I appeal to the Indian public to make a protest in all corners of this country to make appeal for ceasefire. That's why we can coexist and humanity must survive. Thank you, sir. Thank you so much, sir. You have given your precious time. Even Ramzan is going on. Yeah. वॉइस को पब्लिक तक पहुंचाने you're के लिए welcome. आप मीडिया में मुझे मौका दिया। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। सो ऑडियंस, अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि लोग सही सूरत हाल को समझ सकें, और ज़की टॉक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके हौसला अफजाई से मेरी बात आप तक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।